दोस्तों आज फिल्म रिलीज हुई है शमशेरा और मैं उसी के बारे में बात करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो घंटी जरूर दबा दो, क्योंकि अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और अगर आप वीडियो देखेंगे और आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। किसी भी फिल्म के बारे में बात करने का मतलब है उस फिल्म का रिव्यू करना। लेकिन मैं शमशेरा का रिव्यू करूं तो क्या करूं, मैं इस फिल्म के बारे में क्या कहूं। भाई किसी भी फिल्म का रिव्यू करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कुछ ना कुछ बुरा कहना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में कुछ भी कहने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। अगर इस फिल्म का कोई सच्चा रिव्यू हो सकता है तो वो सिर्फ ये हो सकता है कि मैं अगले 30 मिनट तक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की फुल मां बहन करूं, जो मैं कर नहीं सकता। तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि मैं इस फिल्म का सच्चा रिव्यू नहीं कर सकता। खैर फिल्म की कहानी ये है कि तकरीबन 400-500 लोगों का एक ग्रुप है और वो अपने आप को खमेरन कहते हैं। ये सभी लोग नॉर्थ इंडिया में एक जगह रहते हैं जिसको काजा कहा जाता है। ये सभी लोग डाकू हैं और इनका काम ही है लूटपाट करना। 1871 की यह कहानी है। उस वक्त अंग्रेजों का राज था इंडिया पर और अंग्रेज हुकूमत के लिए ही संजय दत्त काम करता है, जिसका नाम है शुद्ध सिंह। शुद्ध सिंह इन लोगों के सरदार रणबीर कपूर यानी शमशेरा के पास मैसेज भिजवाता है कि भाई आप लोग सरेंडर कर दो और हम आप लोगों को एक जगह दे देंगे जहां आप आराम से इज्जत के साथ रह सकते हैं। और शमशेरा अंग्रेजों की बात मानते हुए अपने सभी लोगों के साथ आकर सरेंडर कर देता है, लेकिन अंग्रेज उसको धोखा दे देते हैं और इन सभी लोगों को एक किले के अंदर कैद कर लेते हैं और वहां इन सभी लोगों को भारी भरकम हथकड़ियां और चेन पहना दी जाती हैं और इन लोगों पर बहुत ही जुल्म और सितम किया जाता है। बहुत लोगों को मार दिया जाता है, शमशेरा को भी मार दिया जाता है। 25 साल के बाद शमशेरा का बेटा यानी कि बल्ली, यानी कि ये रोल भी रणबीर कपूर ने ही प्ले किया है, वो बड़ा हो जाता है। अब उसको आजादी चाहिए। अब बल्ली की जिंदगी का एक ही मकसद है कि वो कैसे अपने लोगों को आजादी दिलाए, कैसे अपने लोगों को उस जेल से निकाले। और जाहिर सी बात है दर्शकों को वहीं पता चल जाता है कि भाई क्लाइमैक्स में इनको आजादी मिल जाएगी, क्योंकि एक रणबीर मर चुका है, दूसरा भी रणबीर मरेगा तो नहीं। अब इस जेल में जो जो होना शुरू होता है उसको देखकर आपके दिमाग की दही हो जाती है। फिल्म के पहले ही 10 सीन आपको इतना नर्वस कर देते हैं कि आपकी समझ में नहीं आता कि अब करे तो क्या करे, थिएटर से निकलकर भाग जाएं कि फिल्म देखें, क्योंकि इस फिल्म का हर सीन दर्शकों की सोचने समझने की शक्ति को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करना शुरू करता है। इस जेल में जहां लोगों पर जुल्म सितम किया जा रहा है, जहां लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जहां लोग पिछले 25 साल से नहाए नहीं है, वहां पर एक के बाद दूसरा आइटम सॉन्ग होता रहता है। वहां पर डांसर और हीरोइन चकाचक बेहतरीन कपड़े पहनकर डांस करते रहते हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर के 2 साथी हैं। एक तो वो बाज जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में था, वहां उड़ता था जहां जहां अमिताभ बच्चन साहब जाते थे। यहां भी वो बाज वहीं उड़ता है जहां रणबीर कपूर होता है। और यहां रणबीर कपूर की दूसरी फौज है लाखों कव्वों की फौज। जब भी रणबीर कपूर को जरूरत पड़ती है वो लाखों कव्वे आ जाते हैं और रणबीर कपूर की हेल्प करते हैं। अरे डायरेक्टर करण मल्होत्रा साहब, प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा साहब, इतने जबरदस्त सीन, मतलब ऐसे ऐसे सीन आप कैसे सोच लेते हो यार, मतलब जीनियस हो आप दोनों भाई, मानना पड़ेगा ये बात यार। और अगर इस तरह के दृश्य आप 10-15 मिनट देखें तो शायद तब भी आप झेल सकते हैं, लेकिन अगर 2.25 घंटे इस तरह के ही दृश्य आपको दिखाए जाएं तो आप अंदाजा लगाइए कि आपकी हालत क्या हो सकती है। दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक सीन बताता हूं इस फिल्म का। रणबीर कपूर नीचे गिरा पड़ा है क्योंकि उसके पीछे संजय दत्त ने कुछ घोंप दिया है और रणबीर कपूर को उसकी मां आवाज देती है, बल्ली खड़ा हो जा। इसके बाद वानी कपूर यही कहती है कि बल्ली खड़ा हो जा। उसके बाद रोनित रॉय यही कहता है कि बल्ली खड़ा हो जा। उसके बाद सौरभ शुक्ला यही कहता है कि बल्ली खड़ा हो जा। उसके बाद कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और, मतलब अगले 5 से 6 मिनट लोग यही कहते रहते हैं कि बल्ली खड़ा हो जा। भाई साहब ये एक ऐसा सीन है जो एकता कपूर के सीरियल को भी कम से कम
100-200 माइल पीछे छोड़ देता है। यह सुनते सुनते कि बल्ली खड़ा हो जा, दर्शक अपना होशो हवास खो बैठेंगे। उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा कि वो कुर्सी से अपना सर टकरा ले। और मैंने तो आपको सिर्फ एक सीन के बारे में बताया है। इस फिल्म में तकरीबन 60 से 65 सीन ऐसे ही हैं। मतलब आपने अपनी जिंदगी में जितनी फिल्में देखी हैं और उनमें सबसे खराब जो दृश्य आपने देखे हैं वो 60 से 65 दृश्य आप इकट्ठा कर लें और फिर उन दृश्यों को फिल्म शमशेरा के दृश्यों से कंपेयर करें। भाई साहब, उसके बावजूद भी जो आप दूसरी फिल्मों से चूज करेंगे वो दृश्य शमशेरा के दृश्यों से अच्छे होंगे। मतलब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 100 साल में कोई भी डायरेक्टर इतने घटिया सीन ना सोच सकेगा ना शूट कर सकेगा। फिल्म में गानों की भरमार है, तकरीबन 4 से 5 गाने हैं, लेकिन कोई भी गाना ऐसा नहीं है जिसकी एक लाइन भी आपको याद रह जाए। निहायत ही घटिया और वाहियात म्यूजिक है। इस फिल्म को एज ए एक्शन फिल्म प्रमोट किया गया है। यह कहा गया है कि इस फिल्म में आजादी के वक्त की लड़ाई को दिखाया गया है, लेकिन फिल्म का पूरा ही एक्शन कॉमेडी एक्शन है। इस एक्शन को देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। डायरेक्टर करण मल्होत्रा साहब को मैं क्या कहूं, उनका डायरेक्शन इतना खराब है कि उनको खुद ही शर्म आ जानी चाहिए और उनको खुद ही अपना डायरेक्शन का कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए। उनको खुद ही ये डिक्लेरेशन देना चाहिए कि मैं जिंदगी में कभी दोबारा डायरेक्शन नहीं करूंगा। एक्चुअली करण मल्होत्रा ने जब फिल्म ब्रदर्स बनाई तो करण जौहर को उसी वक्त पता चल गया था कि ये डायरेक्टर कितना खराब है और यही वजह थी कि करण जौहर ने करण मल्होत्रा की फिल्म शमशेरा को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया था। करण ने करण से कहा था कि भाई साहब, इस कहानी को भूल जाइए और सपने में भी इस पर फिल्म बनाने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन करण मल्होत्रा को तो यह यकीन था कि वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म बनाने वाले हैं और जाहिर सी बात है, जब रणबीर कपूर ने उससे यह कह दिया था कि मैं आपकी फिल्म कर रहा हूं तो फिर उसको यकीन करना ही चाहिए था। और इसके बाद करण मल्होत्रा आदि चोपड़ा के पास गया। आदि चोपड़ा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। इससे यह भी साबित होता है कि ये एक दूसरे को बेवकूफ समझते हैं, इनको एक दूसरे पर ही भरोसा नहीं है। यानी कि अगर करण मल्होत्रा को करण जौहर पर भरोसा होता तो वो इस फिल्म को ना बनाता, अगर रणबीर कपूर को करण जौहर पर भरोसा होता तो वो इस फिल्म को ना बनाता। लेकिन उन दोनों ने ही ये कहा होगा कि करण जौहर को कुछ पता नहीं है, बेवकूफ है। इवन आदि चोपड़ा ने भी कहानी सुनने के बाद यही कहा होगा कि करण को क्या पता, ये फिल्म तो ब्लॉकबस्टर है, तभी तो ये फिल्म बनी है। हकीकत यह है कि करण मल्होत्रा के डायरेक्शन को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। एक्चुअली जो उन्होंने किया है ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और इसकी सजा सिर्फ यही होनी चाहिए कि करण मल्होत्रा पर जिंदगी भर का बैन लगना चाहिए। उनको आगे फ्यूचर में कोई भी फिल्म का डायरेक्शन करना अलाउ नहीं होना चाहिए। अगर एक्टिंग की बात करूं तो क्या कहूं, देखिए इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं वो सब ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया एक्टर हैं। संजय दत्त बहुत अच्छे एक्टर हैं, रणबीर कपूर बहुत अच्छा एक्टर है, सौरभ शुक्ला बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन वो अच्छी एक्टिंग कैसे करते जब हर सीन इतना बड़ा कॉमेडी सीन है। अगर ये फिल्म कॉमेडी फिल्म होती तो इन सब की एक्टिंग को बहुत बढ़िया कहा जाता, लेकिन ये एक सीरियस फिल्म है और अगर उस सीरियस फिल्म में इस तरह की कॉमेडी हुई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक कॉमेडी है। लेकिन फिर भी वानी कपूर बाजी मार गई। वानी कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ना ही उनको एक्टिंग आती है ना ही उनको बोलना आता है। एक्चुअली वो एक्ट्रेस है ही नहीं। आदि चोपड़ा जबरदस्ती उनसे एक्टिंग कराते रहते हैं, वो करती रहती है। अरे आदि भाई साहब, एक लड़की के लिए इतनी बड़ी फिल्म बनाने की क्या जरूरत थी मेरे भाई? 300 करोड़ रुपए को सड़क पर रखकर आग लगाने की क्या जरूरत थी? उस लड़की को 20-25 करोड़ रुपए दे देते, कहते कि जाओ भाई अपना घर खरीदो, कार खरीदो, ऐश करो, बात खत्म। आदि ने पृथ्वीराज को भी धर्म के नाम पर लोगों को दिखाने की कोशिश की थी और आदि ने इस फिल्म में भी धर्म का नाम यूज किया है और ऊपर वाले को शायद ये बात पसंद नहीं आई है कि वो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाए। यही वजह है कि दोनों ही फिल्में इतनी कमाल की फिल्में बनी हैं कि ये आदि चोपड़ा को मरते दम तक याद रहेंगी। इस फिल्म से यह भी साबित हो गया कि रणबीर कपूर 100% माल लेता है, वो माल का बहुत बड़ा शौकीन है। अगर माल का शौकीन नहीं होता तो इतना बढ़िया एक्टर, इतना हैंडसम एक्टर ऐसी फिल्म क्यों करता? और खाली एक शमशेरा ही नहीं, बेशरम, बॉम्बे वेलवेट, ब्रह्मास्त्र, मतलब भाई आप कर क्या रहे हो यार? आप मान लो, ऐश करो, लेकिन माल लेकर आप कहानी चूज मत करो ना मेरे दोस्त। कुल मिलाकर यह फिल्म 2.25 घंटे का टॉर्चर नहीं है, बल्कि उससे बहुत आगे है। जो भी थिएटर्स इस फिल्म को दिखा रहे हैं उनको थिएटर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी करनी ही चाहिए, क्योंकि यह 100% पक्का
पक्का है कि जो लोग इस फिल्म को देखेंगे उनमें से 2-4 का हॉस्पिटल जाना पक्का है। अगर आपने हीरोपंथी 2, धाकड़, ओम, जेश भाई जोरदार जैसी फिल्में देखी हैं और आपको लगा है कि वो बहुत खराब फिल्में हैं, तो आप इस फिल्म को देखें। आप भूल जाएंगे, आप कहेंगे कि भाई वो फिल्में इसके मुकाबले शोले और मुगले आजम हैं। तो आप में से जो लोग मेरे रिव्यू पर यकीन करते हैं उनके लिए मैं इस फिल्म को देता हूं 0 स्टार और उनसे मैं कहूंगा कि इस फिल्म को अवॉइड करें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि के तुम तो हर फिल्म का निगेटिव ही रिव्यू देते हो यार, तुम्हें तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है फिल्मों से। तो भाई आप लोगों के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 15 स्टार देता हूं। यह फिल्म कमाल की फिल्म है, इसको आप जरूर देखना। क्योंकि भाई साहब अगर मैंने अपने पैसे बर्बाद किए हैं, 2.25 घंटे मैं टॉर्चर हुआ हूं, तो आपको भी तो टॉर्चर होना चाहिए। इतनी सजा तो आपकी बनती है दोस्त। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।